नेतन्याहू कहाँ गायब है? नेतन्याहू जिंदा है या मुर्दा है? उनको एआई वीडियोस का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इजराइल की मंशा है कि इस युद्ध की आड़ में अपनी जमीन को बढ़ाया जाए। पुराना जो एक कंसेप्ट रहा है ग्रेटर इजराइल का। क्या इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया ईरान में? जतिये गईल और वरवो न जीतले ट्रंप जी। अमेरिका तो फंस गया है पूरी तरह से। ट्रंप को लगे ना कि उनकी बेइज्जती हो रही, उनको तो लग नहीं रहा। क्या इजराइल का आयरन डोम तबाह हो गया है? ईरान कितनी मिसाइलें गई हैं कि वहां पे मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। ईरान की एक उस ताकत को दिखाएगा जो अंडर एस्टिमेट किया गया। अगर इस युद्ध में अगर वाकई नेतन्याहू मार दिए जाते हैं तो क्या होगा? नेतन्याहू कहाँ गायब है? नेतन्याहू जिंदा है या मुर्दा है? घायल है या फिर कहीं छिपे हुए हैं? ये तमाम सवाल इंटरनेट की दुनिया में तैर रहे हैं और जवाब में कुछ वीडियोस आते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे, फिर थोड़ी देर पे कोई कहता है ये एआई वीडियो है या फिर कोई कहता है कि नहीं नहीं ये असली वीडियो है। एक्चुअल सत्य क्या है नेतन्याहू को लेकर? ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो वॉर चल रही है उस पर क्या अपडेट है? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। मेरे साथ उमाशंकर सर हैं, आप इनको जानते हैं, हमारे साथ पहले भी कई वीडियो में दिख चुके हैं। एनडीटीवी के लिए लंबे वक्त तक 3 दशक तक इन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ को कवर किया है और अलग अलग देशों में काम करने का इनका अनुभव है। सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। नेतन्याहू कहाँ गायब है? मैं जिंदा या मुर्दा सवाल नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा गायब कहाँ है, क्योंकि जब तक उधर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, एक तरफ दावा है, सोशल मीडिया पे चल रही रील्स हैं, ट्वीट्स हैं, और उसके बरक्स जो डिप्लोमेसी का सच है या फिर जो वॉर का सच है वो क्या है? अभिनव, आपने एक सही शब्द का इस्तेमाल किया कि कहाँ गायब हैं, बजाय इसके कि क्या वो ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं हैं। जब हम बातचीत शुरू करने वाले हैं उससे पहले ही जो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय है उसकी तरफ से एक फ़ोटो जारी किया गया है जिसमें कि नेतन्याहू जो हैं वो फ़ोन का रिसीवर पकड़े हुए हैं और वो किसी से कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी दी गई है इजराइल के पीएमओ की तरफ से उसमें ये कहा गया है कि ईरान के अधिकारियों को मारने का जो आदेश है वो इस फ़ोन कॉल के ज़रिए वो दे रहे हैं। तो ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है, जो भी सूचना दी गई है वो अलग बात है, लेकिन जब उनके गायब होने की बात, उनके सामने न आने की बात की चर्चा जो इतनी ज़ोरों पर है, तो ऐसे में पीएमओ की तरफ से, इजराइल के पीएमओ की तरफ से ये तस्वीर जारी करना, इसकी अपनी अलग अहमियत है। जो आपने बात की कि इसके पहले के वीडियोज़ आए, हमने भी देखा, फ्रेम दर फ्रेम उसका विश्लेषण किया गया कैफ़े वाले वीडियो का। उसमें ये भी कहा गया कि एआई जनरेटेड है, ग्रोक तक ने ये कहा कि एआई जनरेटेड है। लेकिन हमारी जब इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनसे जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान जब हम पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ठीक ठाक हैं और ये एआई जनरेटेड नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद एक दूसरा वीडियो भी जारी किया गया जो कि एक हरे भरे पहाड़ी इलाके का है जो कि नॉर्दर्न इजराइल का पार्ट लगता है, और वहाँ पे वो कुछ लोगों से, कुछ युवाओं से वो बात कर रहे हैं। और अब इस तस्वीर का आना, तो एक के बाद एक इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और पुष्टि की जा रही है कि नेतन्याहू जो हैं वो ठीक ठाक हैं, उनको किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं हुआ है। लेकिन सवाल जो आपका है कि गायब क्यों हैं, ये बात तो है कि जिस तरीके से वो लगातार संबोधन करते रहे देश और दुनिया को, उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। इसको मैं इस रूप में विश्लेषित करूँगा कि एक ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वैसे कुछ भी बात जो होती है युद्ध जैसी बात, उसमें सोची समझी रणनीति तो अपना ही जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल ने, क्योंकि अपने युद्ध का जो फोकस है वो थोड़ा बदला है और जो उसकी अलग पहले से मंशा रही है। शुरुआत में ही अपने दर्शकों को हम ये बात बता दें कि इस युद्ध में जो ईरान पर जो हमला किया है इजराइल ने शुरुआत किया, अमेरिका साथ ही साथ उसके साथ आया। अमेरिका की जो मंशा है वो ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करने की बात है, इस पर हमने पहले भी बात कर ली है। इजराइल की मंशा क्या है? उसको तो तेल वहाँ से लेना नहीं है। इजराइल की मंशा है कि इस युद्ध की आड़ में अपनी ज़मीन को बढ़ाया जाए। अब आप कहेंगे कि ईरान तो 2000 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है, वहाँ पे ज़मीन, ईरान की ज़मीन उसे नहीं चाहिए, उसे अपने आसपास की ज़मीन चाहिए। और यहीं आकर ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप पिछले कुछ दिनों के डेवलपमेंट को देखें युद्ध में, तो लेबनान पे इजराइल ने हमले काफ़ी तेज़ कर दिए हैं, चाहे वो बेरूत में हो या दक्षिणी लेबनान के इलाके में। और उसकी दलील है कि जो हिजबुल्लाह क्योंकि अटैक कर रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को ख़त्म करने के लिए ये हमले ज़रूरी हैं। लेकिन साथ ही साथ उसने क्या किया है, दक्षिणी लेबनान के इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। और इसके साथ ये बयान दिया गया आईडीएफ की तरफ से कि एक लिमिटेड और एक प्रिसाइज जो ग्राउंड ऑपरेशन है
वो किया जा रहा है ताकि हिजबुल्लाह को उसकी ताकत को ख़त्म किया जा सके। लेकिन आप ये देखिए कि जो लितानी रिवर है उसके ब्रिज को उड़ाए जाने की खबर भी आई। अब क्या है कि जो एक तो स्ट्रेंथ के तौर पे, क्योंकि लेबनान में जो हिजबुल्लाह का स्ट्रेंथ था उसको पहले ही ख़त्म किया जा चुका काफ़ी हद तक, और जो बची कुची ताकत है वो भी ख़त्म किया गया। और नवंबर 2024 के डील के ज़रिए जब लेबनान और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ, हालांकि आपको ये भी पता है कि जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान की आधिकारिक आर्मी नहीं है, लेबनान का अपना आर्म फोर्स है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत को इस तरह से बढ़ाया और ईरान के ज़रिए बढ़ाया, उसके समर्थन से बढ़ाया कि ये लगने लगा कि हिजबुल्लाह ही लेबनान की सेना का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि नहीं करता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि लेबनान के एक राजदूत का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही थी कि लेबनान की सरकार भी हिजबुल्लाह से खुश नहीं रहती है, और उनको भी लगता है कि जो उनका राइट है वो, और इसलिए उस समझौते के बाद ये तय हुआ कि लेबनान की जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस है, जो उसकी अपनी सेना है, वो उन जगहों पर अपने आप को पोजीशन करेगी जिन जगहों पे पहले हिजबुल्लाह तैनात था। खैर, हमारा जो मुद्दे की जो बात है वो ये है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन इस तरह से शुरू करना ये बताता है कि अब अपने आप को इजराइल जो है विस्तार की तरफ ले जा रहा है। वो धीरे धीरे, जो कहते हैं ना हम लोग अपने यहाँ कपच के खाने वाली बात, तो वो ज़मीन पर धीरे धीरे अपने आप को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएगा। और उसकी जो मंशा है, जो एक पुराना जो एक कंसेप्ट रहा है ग्रेटर इजराइल का, ये जो इनकी दंत कथाओं में कहा गया है कि ग्रेटर इजराइल ऐसा होगा, उसकी तरफ कुछ काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, और ये दो तरीके से काम किया जा रहा है। एक तो आइडियोलॉजी के लेवल पे, क्योंकि आप देखिए कि जो उनका जो ग्रेटर इजराइल का जो एक कंसेप्ट रहा है, वो मिस्र की जो नील नदी है वहाँ से लेकर इराक की जो फरात नदी है वहाँ तक है, और उसमें बीच में कई सारे देश हैं। तो ये संभव नहीं है इजराइल के लिए कि उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में ले। कब्जा और कंट्रोल वो कहाँ कर सकता है, जो कि वो कर भी रहा है। वेस्ट बैंक की ज़मीन, काफ़ी सारे जो इनक्लोजर्स हैं वो बनाए, सेटलमेंट वहाँ पे बनाए। अगर 2022 से लेकर अभी 25 तक की बात करें तो तकरीबन 11 जो सेटलमेंट्स हैं और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। 210 के आसपास की तादाद हो गई, 141 150 के आसपास थी, तो वो 10% के आसपास का बढ़ाव है। तो ये दिखाता है इजराइल की असल मंशा कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपेंशन चाहता है ज़मीन पर। और इसलिए अब हम आते हैं इस बात पर कि नेतन्याहू गायब क्यों है सीन से, उतना ज़्यादा क्यों नहीं नज़र आ रहे। तो इसके पीछे की मंशा मुझे ये लगती है कि क्योंकि अभी फोर फ्रंट पे ट्रंप आकर खेल रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ट्रंप लगातार बार बार कभी नेटो की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जो दूसरे देश हैं वो आकर मदद करें, अपने फ्लीट भेजें, अपना पोत भेजें। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम सबसे ताकतवर देश हैं और हम खुद ही कर लेंगे, हम तो लोगों की मंशा जानने के, देशों की मंशा जानने के लिए हमने इस तरह की बात की। तो ट्रंप जो हैं वो फोर फ्रंट पे आके हर तरह के बॉल को खेल रहे हैं, और इस बीच शांत होकर नेतन्याहू जो हैं, जो खेल उन्होंने रचाया है, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, उस खेल को वो देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस रणनीति के तहत उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को फोर फ्रंट की बजाय पीछे रखा है, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है, जैसे कि ये तस्वीर सामने आना, ये बताता है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को भी, उस तरह की अफवाहों को भी नकारना चाहते हैं, और इसलिए इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनका गायब होना, एक बात जो है मुझे चौंकाती है वो ज़रूर कि जो उनके बेटे का, जो ये नेतन्याहू हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे 9 मार्च के बाद से कोई अपना ट्वीट नहीं किया गया है। रीपोस्ट कई सारे किए गए हैं, पिछले 18-20 घंटे के ट्वीट को भी रीपोस्ट किया गया है। हैंडल एक्टिव है, लेकिन उनके बेटे उस पर एक्टिव नहीं है। ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि इसके पीछे की वजह क्या है। सर, दो बातें आपने कही, मैं दोनों पे आऊँगा। एक तो जब हम बात कर रहे हैं, जब आप वो नक्शा हमने पहले ही इस पे चस्पा कर देंगे कि ये इजराइल है, इसमें ठीक नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे लेबनान है जी, और ये जॉर्डन है जी, नील नदी ये है जी, और इराक की जो नदी की बात करें वो कुछ इधर साइड में है। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में ये धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और देखिए, ये बहुत सारे लोगों को बहुत दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन अगर हम इजराइल का इतिहास देखें तो इजराइल बहुत छोटा था, धीरे धीरे उसने बड़ा किया। वो फिर जैसे गोलन हाइट्स पे कब्जा हुआ, सीरिया की ज़मीन ली, जो 6 डे वॉर हुए उसमें कब्जा किया, 48 की वॉर में भी वो अपना बचाने में कामयाब रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली चीज़ कि ये जो तस्वीर आई है, क्या ये तस्वीर पुरानी नहीं हो सकती है? जैसे AI वीडियो है और तमाम AI फैक्ट चेकर ने कहा कि हाँ ये AI है,
तो उनको एआई वीडियोस का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये तस्वीर पुरानी नहीं हो सकती या फर्जी नहीं हो सकती? फर्जी तो नहीं है कि दिख तो रहे हैं, लेकिन पुरानी नहीं हो सकती? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और किसी के भी मन में ये सवाल उठेगा। जहाँ तक एआई की बात है, तो क्योंकि मैं तकनीकी जानकार नहीं हूँ एआई का, हालांकि ठीक है कि जो जिस तरह के डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, अगर आप देखें कि जो बिलिंग काउंटर पे जो डिस्प्ले है, उसमें भी किसी ने पॉइंट आउट किया है कि ये मार्च 2024 के बिल का कुछ पार्ट उसमें दिख रहा है। वो वीडियो भी पुराना हो सकता है, कुछ उसमें एआई का काम भी जो है वो हो सकता है। हालांकि एक भारतीय न्यूज़ चैनल ने उस कैफ़े के ओनर से भी बात की, उन्होंने कहा वो आए 20 मिनट यहाँ पे रुके और उसके बाद, तो वो तमाम तरह से इसको तस्दीक करने की कोशिश जो है की जा रही है। जहाँ तक इस तस्वीर की बात है जो पीएमओ के ज़रिए से की तरफ से जारी किया गया है, मुझे एक बात ऐसी लगती है कि अगर एआई वीडियो का सहारा लेकर या किसी पुरानी फाइल फ़ोटो का सहारा लेकर नेतन्याहू के सलामत होने की बात की जा रही है, अगर खुदा न खास्ते उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, अब जैसे खामेनी जो कि सुप्रीम लीडर थे, वो युद्ध में उनकी हत्या की गई, और अगर इस तरह से ईरान की जवाबी कार्रवाई में कुछ ऐसा हुआ है, तो देर सवेर तो ये बात निकलकर सामने आएगी। इसको तो अनंत समय तक छिपा के रखा नहीं जा सकेगा। लेकिन मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि इस तरह से और ज़्यादा अपनी फजीहत आने वाले समय में इजराइल नहीं कराएगा कि वो कल को ये कहा जाए कि देखो इनके लीडर जो हैं उनके साथ इस तरह की बात हो गई थी, लेकिन ये एआई वीडियो के ज़रिए अपने आप को ज़िंदा बताते रहे। तो मेरा ये कॉमन सेंस कहता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बात में अभी तक कोई इसकी तस्दीक, कोई पुष्टि नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी देखता हूँ कि युद्ध की अफरा तफरी तो अपनी जगह है। इजराइल में अगर उनके देश के प्रमुख के साथ कुछ हो जाए तो एक अलग तरह की जो अफरा तफरी है वो नज़र आएगी। और अगर आप बात करें उनके दूतावासों की जो दुनिया भर में है, या किसी न किसी तौर पे एक घबराहट, एक एबनॉर्मल जो एक वो है रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आएगा, जो मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। क्योंकि सर इजराइल जो है सिर्फ कोई ऐसा जैसे इंडिया जैसा देश नहीं है। इजराइल बहुत जज्बातों के साथ चलने वाला देश है, बहुत धार्मिक देश है। अपने धर्म को लेकर के वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कहेंगे फ्यूडल हैं, कट्टर भी हैं और बहुत एग्रेसिव हैं। तो वो रिफ्लेक्शन तो दिखेगा अगर इस तरीके का कुछ होगा, या फिर कि भाई उन लोगों से भी छिपा लिया गया हो, जो भी हो। क्योंकि अगर इस तरीके का घटनाक्रम हो गया होता तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होती। क्योंकि इजराइल के जो नेतन्याहू हैं उनको दो तरीके से देखा जाता है कि ही इज़ मॉन्स्टर, या फिर उनके लोग जो देखते हैं ही इज़ मसीहा, और बहुत सारे उनके करप्शन के जो चार्जेस है वो सारा कुछ है। दुनिया दो धड़ों में नेतन्याहू को लेकर के बटी हुई है। अब आप जो कह रहे हैं कि ये पर्दे के पीछे रह करके ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो कोई ऐसा नहीं है कि त्वरित हो जाएगा। वो लंबी एक प्रक्रिया, 40 साल 50 साल ये लोग चलाते हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे हमने देखा बीते वर्षों में। तो नेतन्याहू को ऐसा नहीं लगता कि भाई वो जब इतनी तरह की अफवाहें, तो जैसे मीडिया के सामने वो अक्सर आते थे, बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ पे हैं, उनके सामने आकर एक प्रेस ब्रीफ कर दें और बता दें कि नहीं मैं हूँ। देखिए, इस तरह के सवाल उठते हैं और मैं एक कॉमनर की तरह सवाल बिल्कुल इस तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन जो अपने अनुभव में मैंने देखा है कि अगर इस तरह के सवाल अगर किसी अथॉरिटी से पूछा जाए, किसी भी देश की अथॉरिटी हो, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम जो अपनी रणनीति बनाते हैं वो अपने लिहाज से बनाते हैं, मीडिया के लिहाज से नहीं बनाते। क्यों सबूत दें कि हम जिंदा हैं, या क्यों सबूत दें कि हम नहीं हैं? कहने का मतलब ये है कि उनको जिसमें बेनिफिट लग रहा होगा, जिस बात में कि एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति भी बना के रखा जाए, शायद ये उनको सूट कर रहा होगा। अब थोड़ा सा पुष्टि भी कर दी जाए कि हम हैं, एक तस्वीर जारी कर दिया, तो वो एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उसके पीछे की मंशा जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जो बाहरी एक हम लोग जो एक विश्लेषक के तौर पे जो हम अपनी समझ से बात कर सकते हैं, मुझे ये बात उसमें नज़र आ रही है। दूसरी अहम बात यह है कि आपने बात की एक्सपेंशन की, तो मैंने शुरुआत में भी कहा और फिर से एक बार साफ कर दूं कि एक्सपेंशन ये नहीं होगा कि वो नील नदी तक पहुंच जाएंगे या फरात नदी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो एक कंसेप्चुलाइजेशन है कि ऐसा होगा। लेकिन जो आसपास की ज़मीन है उसको, अब देखिए गाज़ा तो एक तरह से तबाह कर ही दिया है, उसमें पूरा कंट्रोल जो है वो इजराइल का बना ही हुआ है। अब लेबनान में अगर वो उनकी सेना घुसी है, और मुझे बड़ा इस बात का शक है कि कोई ऑपरेशन करके वो फौरी तौर पे वापस, पहले भी उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशंस किए हैं,
तो धीरे धीरे एक बार ग्राउंड ऑपरेशन किया, वापस आ गए, दूसरे बार गए तो थोड़ा 2 किलोमीटर कम वापस आए। इस तरह से जो है ना उनका एक जो उनकी रणनीति है इस तरह की रहती है। आपने 1967 की बात की तो हमने देखा कैसे गोलान हाइट्स पे, जो कि सीरिया के हिस्से में था, उस पर तकरीबन 1/3 पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जो आज तक नहीं छोड़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि उसी समय मिस्र के सिनाई में भी, सिनाई प्रोविंस जो है उस पर भी कब्जा किया था। हालांकि 1982 में एक डील के ज़रिए वो इलाका वापस किया। तो जो नील नदी की हम बात करते हैं उसी से लगता हुआ ये इलाका है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो वो कंसेप्चुअलाइजेशन है, जो एक आइडिया है कि हमारा ग्रेटर इजराइल इस तरह का है उस पर तो बिल्कुल चलना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, आसपास का जो बॉर्डरिंग जो एरिया है उसमें तो कुछ जगह हासिल किया ही जा सकता है। खैर, अगर मैं अब ये मान लेता हूँ कि क्योंकि देखिए, जब पुष्टि नहीं हुई और हमें वैसे भी पत्रकार होने रहती है, बताया जाता है, हम तो जब खामनेई को जब मारा गया, उनकी हत्या की गई अंदर घुस करके, तब तक नहीं बोले जब तक उधर से पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि हम तो भाई किसी की मरने की खबर को अपनी तरफ से नहीं पुष्ट कर सकते, वो भी इतनी दूर बैठ करके। लेकिन अब इससे अगर वो सही सलामत है और पर्दे के पीछे से कोई रणनीति रच रहे हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये जन्म लेता है कि क्या इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया ईरान में? क्योंकि ईरान अब उस दिशा में है कि हाँ, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम धीरे धीरे तुम पर ड्रोन भेजते रहेंगे और तुम अपनी मिसाइलें खर्च करते रहो, हम अपना ड्रोन सस्ता वाला भेजेंगे, क्रैश कराएंगे, तुम्हारा नुकसान पहुंचाएंगे। और एक पूरे अरब के वर्ल्ड में ईरान के हमलों ने एक अनरेस्ट तो पैदा कर ही दिया है। आज जो हम लोग कहते थे कि जो कुछ हुआ तो चलो दुबई घूम के आते हैं, अब ये कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि चल के दुबई घूम के आते हैं। तो एक उसने अनरेस्ट पैदा कर दिया। तो क्या इजराइल वहां से पीछे हट करके ट्रंप चचा को आगे खड़ा कर दिया कि भाई तुम लड़ो, अब तुम हमारी लड़ाई है, हम जा रहे हैं, हम अपना दूसरा काम देखते हैं? देखिए, इजराइल, आपने बिल्कुल वाजिब पॉइंट जो है वो उठाया है। इजराइल का जो पूरा अगर आप देखें सिक्योरिटी जो अपरेटस है, उसमें उनके पास टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने आयरन डोम जैसा अपना एक हवाई सुरक्षा प्रणाली भी बनाया, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सप्लाई है उसका जो मेजर पार्ट है वो अमेरिका से आता है। अब जो है अमेरिका ने जब ये हमला किया तो शायद उनको इस बात का भान नहीं था, और नहीं था ट्रंप को, क्योंकि पेंटागन की अगर आप रिपोर्ट देखें, जो लीक रिपोर्ट हैं जिसके आधार पे कई वेस्टर्न मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि पेंटागन ने भी ये कहा था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे ईरान जो है वो कंट्रोल ऐसा करेगा कि जो तेल का संकट है वो पैदा होने का ख़तरा होगा। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम देख लेंगे, हम अपनी सेना भेज के, हम अपनी नेवी भेज के हम वो कंट्रोल कर लेंगे, जो कि अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल है। तो बहुत सारे ऐसे आकलन जो है वो खुद ट्रंप ने अपने सलाहकारों के झुठलाए या उनको नहीं माना। जेडी वेंस, जो कि शुरुआत में ही कहा गया कि वो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है, इस हमले के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनको भी, क्योंकि वो एक सीमा तक ही अपनी बात कह सकते थे, उनकी भी नहीं सुनी और ये हमला हो गया। अब जो आपका सवाल है कि क्या ट्रंप को फंसा दिया है, ये स्थिति तो लगती है कि जो ट्रंप हैं वो बुरी तरह से फंस गए हैं इस युद्ध में। वो चाहते हैं एक ऐसा एग्ज़िट जिसमें उनका चेहरा भी रह जाए, उनका सम्मान भी रह जाए, और वो ये भी अपनी जीत को बता भी सके कि हम वो जीत गए। तो 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि हम जीत गए। लेकिन जो मूल सवाल आपका है कि अब, क्योंकि देखिए इजराइल जो है वो बहुत ही एक दूरगामी तरीके से खेल रहा है, और ऐसा लगता रहा कि जो ट्रंप हैं वो इजराइल को एक तरह से चलाने की कोशिश करें, जो कि केस है नहीं। इजराइल जो है वो ट्रंप को चला रहा है, और ट्रंप, हमने शायद पहले भी बात की है कि यहूदियों के दोस्त माने जाते हैं। हर अमेरिकी सरकार का झुकाव या उनका प्रोटेक्शन इजराइल को हासिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ट्रंप जो है यहूदियों के ख़ास दोस्त माने जाते हैं, और इसका फ़ायदा जो है इजराइल उठा रहा है। और एक ऐसी स्थिति पे जब युद्ध आ गया है, और आपको ये भी याद होगा कि ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका का मकसद अलग अलग है, और यहीं पर बात ये होती है कि अमेरिका का मकसद ईरान में ईरान का तेल लेना है, और इजराइल का मकसद जो है वो आसपास की ज़मीन को किस तरह से बढ़ाया जाए वो है। मैं जब आप ये बात कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में उसमें 2015 में बिहार चुनाव के बाद एक गाना वायरल हुआ, तो उसकी लाइनें गूंज रही थी, और मैं सोचा कि इसको अब आपके सवाल में ढाल दूं कि जतियव गईल इजतियव गईल और वरवो न जीतले ट्रंप जी। हाँ, लेकिन मैं इसका जवाब इस रूप में दूंगा कि कहते हैं ना कि जो जाड़ा मतलब ठंडक और शर्म जितनी महसूस करो उतनी ही लगती है। तो आपके इस बिहारी गाने के तौर पे सवाल, भोजपुरी बिहारी मत बोलिए, बाकी लोग ऑफेंड हो जाएंगे। नहीं, बिहारी मतलब वी आर प्राउड बिहारी। तो
इस गाने का जो जवाब वो इस रूप में है कि अब ट्रंप को लगे ना कि उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको तो लग नहीं रहा। उनको तो अभी भी वो कह रहे हैं कि हम सबसे ताकतवर हैं, हम खुद ही देख लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से आपने कहा कि दुबई जाना मुश्किल हो गया है, वहाँ से ठीक है कि दृश्य आने बंद हो गए हैं, वहाँ पे लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपना कमान कस दिया है, सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं आने दे रहे, जो ला रहे हैं उनके अकाउंट्स जो हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है वहाँ पर। तो ये तमाम बातें वहाँ पर जो है वो चल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे जो उनका टूरिज़्म का जो सेक्टर है वो बिल्कुल पूरी तरह क्या बर्बाद हो गया। यूएई और दुबई कुछ छिपा रहा है दुनिया से? जी देखिए, छिपाने की बात या ना बताने की बात, उसमें बड़ा महीन सा अंतर है। उनको लगता है कि जिस तरह के दृश्य आने लगे, मैं आपको बताऊं कि हमारे एक सोर्स थे जो लगातार व्हाट्सएप के ज़रिए हमें वीडियो भेज रहे थे, ऑलमोस्ट रियल टाइम वीडियो भेज रहे थे। उनका जो अकाउंट जो है, अब उनके व्हाट्सएप अकाउंट के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। उनका एक मैसेज आता है डीएम पे कि जो उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड हो गया है। फिर भी वो कैसे आया मैसेज, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो मैसेज है। मैंने रिप्लाई बैक भी किया उस पर कि आप व्हाट्सएप पे भेजो कि क्या स्थिति है। तो कहने का मतलब ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से वहाँ पे सख्ती की जा रही है, और हर देश ये चाहता है कि उसका वहाँ जो तबाही मच रही है, जो ख़तरा वहाँ पे महसूस किया जा रहा है, दुनिया में बाहर निकल कर ना जाए। हालांकि जितनी छवि, जितना नुकसान पहुँचना था वहाँ पे ख़तरे के मद्देनज़र वो पहुँच चुका है। और एयर ट्रैवल जो है वो कभी शुरू होता है, कभी बंद होता है। कई देश जो हैं वो अपने एयर स्पेस को बंद करते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है जो छिपाई जा सके कि वहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन हाँ, जो वहाँ पे फौरी तौर पे जिस तरह के ड्रोन, चाहे वो इंटरसेप्टर के मलबे के तौर पे, इंटरसेप्ट होने के बाद ही मलबे के तौर पे, वो भी टनों टन भारी होते हैं, और वो भी जब गिरते हैं तो उनका भी अपना नुकसान होता है। तो उस तरह के दृश्य आने बंद हो गए हैं। लेकिन जो लार्जर पर्सपेक्टिव है वो ये है कि 7-8 देश, उसकी जब सुरक्षा करनी पड़ रही है, उनको लगातार सहयोग देना पड़ रहा है अमेरिका को, तो उनका जो भी अपना जो एक प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है वो बांटना पड़ रहा है। अब आप देखिए, जो माइन स्वीपर्स जो हैं वो, उसके लिए अलग अलग देशों से ट्रंप को कहना पड़ रहा है कि आप हमें दीजिए, ताकि अगर माइंस लगाई गई हैं, जो बारूदी सुरंग लगाई गई है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, तो उसको क्लियर करें। तो अमेरिका तो फंस गया है पूरी तरह से, अब उसको निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आखिर के 2 सवाल मैं पूछना चाहूँगा। क्या इजराइल का आयरन डोम तबाह हो गया है जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, और अब ईरान कितनी मिसाइलें गई हैं कि वहाँ पे मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल हो रहा है? देखिए, ये सवाल भी हमने पूछा था, और हम सिर्फ आधिकारिक बयान के ज़रिए नहीं जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ईरान की तरफ से जो हमले हैं उसमें भी कमी आई है। जो बराज ऑफ जो ड्रोन्स और जो मिसाइलें छोड़ी जा रही थी उसमें कमी आई। उसके पीछे 2 वजह हो सकती है। उनका स्टॉक भी कम हुआ होगा, या फिर क्योंकि स्ट्रेटेजिकली वो ज़्यादा एक लंबा जंग चाहते हैं। तो जैसे आपके पास 10 ही गोली बची हो, तो आप सोचेंगे कि पहले एक फायर करें, फिर उधर से 5 फायर और उनको एग्जॉस्ट करें पहले। तो उस रणनीति के तहत भी उनके हमले कम हो सकते हैं। जहाँ तक आयरन डोम की बात है, मुझे लगता है कि अभी भी एनफ बैटरीज़ हैं उनके पास, उनके पास ऐसा इतने उनके पास जो मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, जिसमें वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। एक अहम बात आपकी बात से मुझे याद आया कि मैंने हाल के दिनों में ये नोटिस किया है कि जो इजराइल अपने यहाँ हुए नुकसान को कम से कमतर दिखाना चाहता है, उस इजराइल की तरफ से इस तरह के वीडियोज़ आधिकारिक तौर पे जारी किए जा रहे हैं कि कैसे हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं वो आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और फिर उनको इंटरसेप्ट करते हुए वीडियो भी दिखाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है लेबनान में, उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि देखिए उनकी तरफ से हमला हो रहा है, इसलिए हमको ये ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ रहा है। जहाँ तक उनकी सुरक्षा तंत्र का बात है, हवाई सुरक्षा तंत्र का, तो मुझे लगता है कि वो अभी तक इंटैक्ट है, और उन्होंने जब युद्ध शुरू किया होगा तो उसके पहले ये बात भी उनके कंसिडरेशन में होगा, क्योंकि वो इजराइल है, वो अमेरिका नहीं है, और ये नेतन्याहू हैं, वो ट्रंप नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, अगर इस युद्ध में अगर वाकई नेतन्याहू मार दिए जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और क्या तब दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे होगी, या फिर हिसाब बराबर के तौर पे देखा जाए कि इधर खामनेई को मारा गया, उधर नेतन्याहू को मारा? जी देखिए, अब इस तरह से मतलब मैं फिर से कहूँगा कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्या होगा युद्ध में, अगले पल क्या होता है, कल को युद्ध में कुछ भी हो सकता है। लेकिन
जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति अगर आप कहें तो वो अभी ही बनी हुई है। इतने सारे देश का इन्वॉल्वमेंट है, इतने सारे देशों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत जैसा देश जो कि एक बिल्कुल तटस्थ के रूप में अपनी भूमिका दिखाने की कोशिश में, हालांकि मोदी सरकार के रवैये पे बहुत सारे जो सवाल हैं वो भी ऑपोजिशन जो है वो उठा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर इजराइल के प्रमुख को कुछ होता है तो ये ईरान की एक उस ताकत को दिखाएगा जो अंडर एस्टिमेट किया गया। और आपने कहा कि ये हिसाब बराबर वाली बात है। अभी भी जो अफवाहें चल रही है, जिस तरह की जानकारी आ रही है, तो उस पर वो लोग ज़्यादा खुश हो रहे हैं जिनको खामेनेई के मारे जाने का जो दुख है वो है। तो उनको लगता है कि हाँ, तो वो एन के एन प्रकारेण ये साबित करने में लगे हैं कि वो नहीं रहे। और दूसरी तरफ इजराइल अपने तरीके से ये साबित करने पे जुटा हुआ है कि वो हैं। जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीधा संबोधन इसकी बात है, तो आज फ़ोटो जारी हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में उनका एक वीडियो भी जो है वो जारी हो, लेकिन वो खुद तय करेंगे। वो मीडिया नैरेटिव के हिसाब से अपनी जो रणनीति है, जो कुछ अगर जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, उसमें तब्दीली हो रही है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अगर उनके सुरक्षा प्रमुख को देश के प्रमुख को कुछ होता है अभी तो इजराइल सवाल इस रूप में वाजिब नहीं है। मैं कोई डिफेंड नहीं, आपकी बात सही है। मैं ऐसा होगा कल नहीं, ऐसा होगा नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं इसके इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है। क्योंकि मैं इसलिए पूछा कि इजराइल का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर उसको सुरक्षा में एकदम कोई बड़ा खतरा है या लग रहा है कि उसके अस्तित्व पे संकट है, तो वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके कानून, उनके संविधान में इस तरीके की बातें हैं। तो मैं उस डर की ओर इंगित कर रहा हूँ कि क्या इस तरीके का कुछ हो सकता है। जी देखिए, बात यह है कि आपने न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की बात की। एक तो अव्वल बात यह है कि अगर जब भी सैन्य रणनीति बनती है तो उसमें ये कंसिडरेशन में भी होता है कि अगर ऐसा हो गया, बुरा से बुरा सिचुएशन हो गया, तो उसमें चेन ऑफ कमांड क्या होगा, कैसे युद्ध को आगे बढ़ाया जाएगा, स्टेप्स क्या लिए जाएंगे, वो पहले से तयशुदा होता है। दूसरी बात न्यूक्लियर वेपन का है, तो एक दिन पहले ही सवाल ये पूछा गया था ट्रंप से, तो उन्होंने कहा कि वो ये भरोसा देना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इजराइल जो है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। अब उनका भरोसा दिया, इजराइल मानेगा नहीं मानेगा इस पर भी सवाल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि इजराइल ऐसी गलती नहीं करेगा। क्योंकि ऐसी गलती करेगा न्यूक्लियर वेपन मारने का, तो आप देखिए कि इजराइल के ऊपर, इजराइल बहुत छोटा सा देश है। आपको ये बताऊं कि अगर एक फाइटर जेट क्रॉस करता है तो इजराइल के ऊपर से कितने सेकंड में गुजर जाता है पता है? 22 सेकंड में। अच्छा, ठीक है, ये आप गूगल करके जानकारी भी, और दर्शक भी ये गूगल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2-4 सेकंड का ऊपर नीचे होगा। तो इतना छोटा देश है जिस पे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया गया और कम ताकत वाला भी इस्तेमाल किया गया, तो जो रेडियो धर्मिता है जो है ना, वो सरहद नहीं देखती उसके बाद। तो उसके आसपास के देश कौन से हैं? तो क्या मिडिल ईस्ट के देश चाहेंगे खुद ही कि इजराइल, जो अभी एक तरह से सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी बेसिस का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा ईरान का कहना है, तो अगर इजराइल पे न्यूक्लियर वेपन मारा गया तो फिर सोचिए जॉर्डन का क्या होगा, फिर सोचिए कि मिस्र का क्या होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इजराइल से मारा गया, इजराइल से मारा गया, हाँ, इजराइल से ईरान पे मारा गया, तो आप सोचिए कि इराक का क्या होगा, सऊदी, तुर्कमेनिस्तान, सभी देशों ये हाँ, ये सब। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ये देखिए कि जो ये एयर के साथ ट्रैवल करेगा, उसकी जो रेडियो धर्मिता है वो जहाँ इम्पैक्ट डालेगा वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल जो है इस तरह की गलती नहीं करेगा। अमेरिका खुद होगा जो उसको रोकेगा ऐसी गलती करने पर, और अमेरिका के पास ऐसे सिस्टम होंगे, ऐसे इंटेलिजेंस जो एक मैकेनिज्म होगा जिसमें अगर उनको ये भनक भी लगे कि इजराइल ऐसा करने वाला है तो रोकेंगे, ना अपने लिए तो मिडिल ईस्ट के उन देशों के लिए जहाँ पे उनके अपने सैनिकों के अड्डे हैं। थैंक यू सो मच। यही इसीलिए मैंने कहा कि जितनी बातें और जिस तरीके से कॉमन मैन सोचता है उस तरीके के सारे सवाल आपसे पूछ लूं। हो सकता है आपको कुछ सवाल लगेंगे, अरे यार ये कैसी बात है, लेकिन वो सवाल के तौर पे आपके सारे सवाल जायज हैं। आम लोगों के मन में इसी तरीके के सवाल उठते हैं। हाँ। और आपने बहुत अच्छे से, बहुत कम शब्दों में बाकी चीज़ों को क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे दर्शक जो रैशनली सोचते हैं, जो इमोशनली नहीं सोचते, क्योंकि वर्ड पावर रैशनली चलता है, इमोशनल फैसले लिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक रैशनल सोच रहती है, एक तार्किकता रहती है। तो सर ने बहुत तर्कों के साथ जवाब दिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके इन पे दबाव बनाते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो इनको पढ़ के भी अच्छा लगेगा और इन पे दबाव बना रहेगा कि बीच बीच में न्यूज़ रूम आते लेकिन रहे। अगर गलती भी कर रहा हूँ वो भी बताइएगा तो और तैयारी के साथ आऊँगा। ये बात बिल्कुल सही, ये एक मतलब मजे हुए जर्नलिस्ट की निशानी है कि हाँ अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप बताइए, मैं और तैयारी करके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ उमाशंकर सर हैं, इनका अपना खुद का चैनल है उमाशंकर सिंह पॉइंट करके, उस पर भी आप जा करके इनके रोज़ के डेली के वीडियो, यहाँ पे तो कभी कभार आते हैं लेकिन डेली के वीडियो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। इनकी टिप्पणियाँ होती रहती हैं, ट्विटर पे तो सर के ट्वीट अलबेले से होते ही हैं, वो वायरल होते ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।